नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? हिसाब किताब तो बहुत वक्त से हो रहा है, होता रहता है और होना भी चाहिए, लेकिन एक हिसाब सियासत करती है, राजनीति करती है। हिसाब किताब संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर भी हो रहा है। हम दो हमारे तीन। 1 दिसंबर को नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन था, जिसमें संघ प्रमुख भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय कुटुंब और जनसंख्या को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय हुई और इसके मुताबिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी TFR 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो जहां होता है वो समाज अपने आप खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछ लिया कि क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए भागवत साहब कुछ मदद भी करेंगे? औलाद पैदा करो स्कीम में लोगों को क्या कुछ दिया जाएगा? ओवैसी ने यह भी बताया कि उनके 6 बच्चे हैं और लगे हाथ कुछ लोगों से सवाल भी पूछा कि उन्हें भी यह बताना चाहिए कि उनके अब्बा के कितने बच्चे हैं। बहरहाल, हम दो हमारे तीन बिल्कुल नया नारा है, और अब उस जनसंख्या विस्फोट वाले नारे का क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहस का क्या होगा? और उस सवाल का क्या होगा जो बार बार उछाला जाता रहा है, वो जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और निशाने पर मुसलमान होता है। क्या मुसलमान वाकई ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? क्या वाकई मुसलमानों की वजह से भारत में जनसंख्या विस्फोट जैसे हालात बन रहे थे और अब तो जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है? तो क्या भागवत साहब का 3 बच्चों वाला यह संदेश, यह फॉर्मूला सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या फिर 3 बच्चों वाला यह फॉर्मूला सबके लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है? 3 बच्चों के फॉर्मूले से वोट बैंक बना रहेगा, भरा रहेगा, या फिर हमारा देश नौजवान रहेगा, या कुछ और चिंताएं भी हैं? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमानों के साथ। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहले मिलिए अब्दुल रशीद साहब, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी भारत सरकार में, इससे पहले सबसे पहले जो सर्विस की शुरुआत की आपने वो हेल्थ फैमिली प्लानिंग से ही की, तो मतलब आप बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे कि ये सारा माजरा आखिर है क्या। ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब सिविल सर्वेंट रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में काम किया, यूपीएससी में काम किया, जामिया के रजिस्ट्रार रहे और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद की, वहाँ के वाइस चांसलर भी रहे, और मौजूदा वक्त में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं। बच्चों को पढ़ाने का एक मुहिम चला रखी है कि बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए। कलीमुल हफीज़ साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, शिक्षा पर बहुत सारा काम हफीज़ साहब कर रहे हैं। हमारे एक और मेहमान जावेद आलम खान साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज एंड एडवोकेसी। इन तमाम मेहमानों से हम उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि आखिर क्या है जनसंख्या विस्फोट की सच्चाई, क्या वाकई जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी और अचानक से कैसे घटने लगी, और मुसलमानों पर इसके इल्ज़ाम इतने क्यों हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जाने, लेकिन उससे पहले ज़रा भागवत साहब को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। भागवत साहब का बयान सुनिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तीच्या कुटुंबात, 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले।
वो क्या कह रहे हैं आप समझ सकें इसलिए हमने हिंदी में उसका ट्रांसक्रिप्शन भी स्क्रीन पर दे रखा था। हफीज साहब, आपसे ही बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। आपने इस बयान में क्या पाया? किससे कह रहे हैं भागवत साहब? हालांकि पॉलिसी हमारे सरकार की तो हम दो हमारे दो वाली है, तो किससे कह रहे हैं? अपनी बात को वो वक्त के साँचे में ढालता है। कल बुरा कहता था जिसे आज बेहतर बताता है। यानी ये जो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या को लेके एक पूरा शोर बरपा था पिछले 10 साल से। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी लाल किले की प्राचीर से 2019 में 15 अगस्त के भाषण में ये बात कहा था कि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा अभिशाप है, एक हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें रुकावट है। और ये जो आज मोहन भागवत साहब कह रहे हैं बात, ये कोई नई नहीं है। ये बात, ये आंकड़े 2021 में ही भारत की नेशनल फैमिली प्लानिंग सर्वे ने दे दिए थे। और 23 तक तो प्रदर्शन हो रहे थे, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही थी। मैं आप ही के चैनल पे बैठकर कितनी बार इस बात को डिफेंड करने पे आया हूं कि भाई मुसलमानों का जनसंख्या विस्फोट में कोई रोल नहीं है। इस जनसंख्या अगर बड़ी भी थी तो इसके पीछे अशिक्षा थी, उसके पीछे गरीबी थी, उसके पीछे स्वास्थ्य सेवाओं का ना होना था। लेकिन अफसोस की बात यह कि पिछले 10 साल तक एक तबका इस ताने को सुनता रहा। आज मुझे खुशी है इस बात की और मैं मुबारकबाद देता हूं भागवत साहब को कि देर से ही सही अकल तो आई, आगे सियासत कैसे सच तो बताया। सियासत कैसे होगी आगे? नहीं, अब सियासत तो देखिए, ये काम तो जाहिर बात है मीडिया भी उसका एक पार्टनर है कि उनके बयान को जो 4 साल बाद दिया है उन्होंने, 4 साल तक उनकी दूसरे पहलू को सही बताता रहा। अब आज वो जो दूसरा बयान दे रहे हैं अब उस पहलू पे लग गया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आरएसएस हमेशा विज्ञान के विरोध में बयान देती है। आज पहली बार मैंने ऐसे देखा है जो विज्ञान के साथ बयान दे रही है वो। वरना जो 4 साल से जो मुस्लिम बैशिंग चल रही थी जनसंख्या के नाम पर, वो क्यों हुई? आखिर उसका कौन जवाबदेह है? जो एक पूरा तबका उस तबके पे निशाना लगता रहा और किसी हद तक उसको हरासा भी किया गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मोहन भागवत जी उस सरकार के एक तरह से मुखिया हैं जो इस मुल्क को चलाती है, उस पार्टी के और उस संगठन के। मतलब जो वो कह रहे हैं वो पॉलिसी बन जाएगी? डेफिनेटली बननी चाहिए। ये तो उनको मोदी जी को फोन करना चाहिए बजाय बयान के कि आप अपनी ये पॉलिसी बनाइए कि 2.1 जो रेशो है टीएफआर का, उससे जनसंख्या स्टेबल हो जाती है। तो जो मुसलमानों की पहले ही ऑलरेडी 2.3 आ चुकी है, जो 2030 में 2.1 आ जाएगी, तो इस बात से बरी कर दिया जाए मुसलमानों को कि मुसलमान देश की इकोनॉमी में और जनसंख्या नियंत्रण में बराबर के भागीदार हैं। और बाकी भी जो हिंदुस्तानी हैं उनको अपनी अब जनसंख्या स्टेबल कर लेनी चाहिए और बाकायदा ऑफिशियली इसकी पॉलिसी बन जानी चाहिए। चलिए, इससे जुड़ा एक डेटा है वो जरा दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरने की दर उसकी सबसे ज्यादा है। ये ठीक बात है कि मुसलमानों में पहले जो है काफी वक्त पहले जब एजुकेशन की कमी थी उस वक्त फर्टिलिटी रेट ज्यादा था, लेकिन पिछले काफी वक्त से इसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है। और ये गिरावट हिंदुओं के फर्टिलिटी रेट में आने वाली गिरावट से भी ज्यादा बताई जाती है। मुसलमानों की आबादी में तेजी से गिरावट की एक वजह उस अफवाह को भी माना जाता है जिसमें बार बार ये कही गई बात कि मुसलमान भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं और एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो जाएगा। एक बात ये भी रही, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। एजुकेशन बढ़ी तो लोगों ने शादियां देर से की, ज्यादा उम्रों में की, और लड़की और लड़के दोनों के मामले में बात हुई कि शादी देर से हुई तो फिर बच्चे कम लोगों ने किया। और उसके बाद अवेयरनेस आई और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सब ने सोचा, तो मुसलमानों ने भी उस पर गौर किया और उसको अपनाया है, जिसकी वजह से उसका टीएफआर रेट करीब 2.1 के आसपास आ चुका है। बावजूद उसके उस पर यह इल्ज़ाम है। अब्दुल रशीद साहब, ज़रा ये समझाइए आपने काम की शुरुआत ही की थी फैमिली प्लानिंग से ही, तो उस जमाने में क्या इस बात को लेकर उतनी ही सियासत थी जितनी आज के वक्त में आप देखते हैं? जी, मैंने जब सर्विस ज्वाइन की 1969 में फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त ये फैमिली प्लानिंग पॉलिसी करीब करीब बनी रही थी। और वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो किस सन की बात है? 1970, बहुत पहले की बात। जी। तो मेरी सर्विस की शुरुआत जब से है। तो उस वक्त गवर्नमेंट की जो ब्रॉड पॉलिसी थी वो ये थी कि फैमिली के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंसेंटिव एंड इंसेंटिव्स की पॉलिसी अपनाई जाए और कोएर्सिव मेजर्स ना अपनाए जाएं। उसका उल्टा रिजल्ट निकलता है, एक बार इमरजेंसी के बाद निकल भी चुका है।
लेकिन असल बात यह है जो अभी कलीम हफीज़ साहब फरमा रहे थे कि हमारा जो 2.1 जो आइडियल स्टेबल रेट होना चाहिए, वो अभी एक किताब आई है, मैंने आपको बताया था, कुरैशी साहब की। पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम SY एंड फैमिली कुरैशी प्लानिंग, साहब की। कुरैशी साहब हाँ, की। हाँ। अभी उनका मैंने इंटरव्यू सुन के आ रहा हूँ, तो उन्होंने यही बताया कि ये थोड़े कुछ लोग फिक्रमंद हैं कि स्टेबिलिटी के बाद 2040 के बाद हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ शुरू हो जाए। तो कुछ लोग ये फिक्र कर रहे हैं, इसलिए हमें अब ये जो मोहन भागवत जैसे लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा है, शायद ये उसी का शाखसाना, कि ऐसा ना हो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट शुरू हो जाए और ख़ुद हिंदुओं की आबादी कम हो जाए। और एक ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखिए जिस तरह से मुसलमान 4-4 शादियाँ कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपने कितनी शादी की है, अगर आप बताना चाहें तो? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी देखा है जिसका एक से ज़्यादा शादी की है, वरना मुझे कोई दो मुसलमानों में? जी, मुसलमानों में एक आदमी आपको मिला? मुसलमानों की पूरी जिंदगी में बता रहा हूं मैं, आई एम 80+। ये और सिर्फ एक आदमी मिला जिसने एक से सिर्फ एक ज्यादा शादी आदमी, की? कोई नहीं करता। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है हाँ। कि मुसलमान 4 शादी। मैं एक इंटरेस्टिंग वो बताऊं आपको, जब मैंने फैमिली प्लानिंग ज्वाइन की थी, उस वक्त एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आया था। नशीमन एक अखबार निकलता था बंगलौर से, उन्होंने लिखा था कि भाइयों 4-4 शादी करो और खूब बच्चों पैदा करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो मेजोरिटी की मानती है, और जब तक तुम्हारी मेजोरिटी नहीं होगी तुम्हारी बात असेंबली में और पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाएगी। इस पे एक पार्लियामेंट क्वेश्चन हो गया और हमने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन मांगी। वहाँ से इंफॉर्मेशन ये आई कि देखिए मुसलमानों से ज़्यादा पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज ट्राइबल्स में है। तो अल्जीमियत ने यह हेडिंग जमाया था कि कसूर अपना निकल आया। तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं नहीं समझता, मैंने नहीं देखा कि मुसलमान एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। ख्वाजा साहब, ज़रा आप समझाइए, आपने भी एक तवील मुद्दत सर्व भी किया है और सोसाइटी के बीच काम भी कर रहे हैं। क्या वाकई मुसलमान जो हैं वो आबादी बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से जनसंख्या विस्फोट जैसे हालात बन रहे थे? देखिए, फैमिली प्लानिंग का जो पॉलिसी है या जो प्रोग्राम्स हैं, मैं उसको हिंदू मुसलमान के कॉन्टेक्स्ट में देखता ही नहीं हूँ, ना देखना चाहता हूँ उतना करके। ये हमारे वसाइल का मसला है, मुल्क के वसाइल का मसला है, इकनॉमिक का मसला है। उसके बेसिस पे हमारे कितने एमपी की सीटें हों, किस स्टेट में कितनी सीटें हों, जम्मू में कितनी हो, कश्मीर में कितनी हो, तमिलनाडु में कितनी हो, पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर और किस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने की गुंजाइश कितनी हो, ये भी जुड़ा बनती हुआ है। तो एक गवर्नेंस का इशू हो गया अपना करके, पूरा गवर्नेंस का या पॉलिटिक्स का इशू हो गया। तो ये उस कॉन्टेस्ट में भागवत जी का बयान भी उसमें चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान के कॉन्टेस्ट में देखना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम उसको उस कॉन्टेस्ट में ले जाएंगे तो भागवत जी को डिसर्विस करेंगे अपने करके। पूरा इशू ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, फैमिली प्लानिंग की जो पॉलिसीज़ अपनाई गई पिछले 1970 से अपनाई गई हों, जब से अपनाई जो कोशिशें की गई हैं, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बहुत सी स्टेट में जो है वो 2.1 के आसपास ग्रोथ हो रहा है। अभी आपने ही बताया किसी स्टेटमेंट में कि पंजाब में शायद उससे कम भी हो रहा है अपने करके। तो जो ये एक साउथ के स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स साउथ के स्टेट में है, केरला में है। तो ये सब जहाँ जहाँ तालीम आई है, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, जहाँ जहाँ और फैक्टर सामने आए, सोशल फैक्टर सामने आए, तो वो जैसे अब कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है 90s के बाद से हिंदुस्तान में। लोगों को इतना प्रेशर है जॉब का, इकोनॉमी का, पैसे कमाने का, कि बच्चे शादियां नहीं कर रहे, लेट शादियां कर रहे हैं, एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे हैं। बहुत से कपल्स को मैं जानता हूँ कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों को देखभाल करें, वो एक बच्चे पैदा। तो एक सोच में तब्दीली भी आई है हमारे समाज में। उसका नतीजा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ गिर रहा है। भागवत जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में जाऊँगा नहीं कि मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं वो या हिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं। ग्रोथ ये अच्छी बात है कि आप उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उस तरफ बार बार सियासत ले जाती है सोसाइटी को। सियासत तो देखिए अपना काम करेगी। सियासत का तो काम है कि वो लड़ाएंगे, वोट बैंक बनाएंगे, अपना पॉलिटिकल ग्रुप बनाएंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात करेंगे, वो सियासत करेगी और कर रही है जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन हमें तो उससे बचना चाहिए ना। हमें उसको अगर हम अपने हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के मुद्दे में कन्वर्ट कर देंगे तो आई एम सॉरी, हम उस सियासत के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, उसी के जाल में फंसेंगे अपने। तो भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है, हम उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये मसला, और हमारा एक बड़ा मसला चाइना का सामने आ चुका है, मॉडल सामने है चाइना का, जहाँ एक बच्चे की उन्होंने कोशिश करी। आज वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, इतनी एजिंग पॉपुलेशन हो रही है कि वो परेशान। जापान में हालात खराब है, जापान में हालत खराब है, पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। तो उनके पास यंग जनरेशन नहीं है जो ग्रोथ को
और डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ेगी अपने। तो वो उस पॉलिसी को रिवर्स करने की सोच रहे हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मैरिजेस की को कल्टीवेट करने की बात कर रहे हैं लोग, वहाँ मैरिजेस को इंस्टीट्यूट को ख़त्म कर रहे हैं, उस देश में ख़त्म कर रहे हैं। अभी के कुछ दिनों पहले अखबार में रिपोर्ट आई है कि चाइना में मैरिजेस को नहीं कर रही, यंग पॉपुलेशन मैरिजेस नहीं कर रही है अपने करके, वो मैरिजेस नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना डेवलपमेंट का, जॉब का और ग्रोथ का प्रेशर है कि वो मैरिज के सिचुएशन में नहीं जा रहे। तो वो एक सोशल फिनोमेना इशू बन रहा है बहुत बड़ा चाइना में। तो उस वन चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने सीरियसली रिवर्स करने की कोशिश करी है, जबकि हम आज चाइना से आगे बढ़ गए पॉपुलेशन में, हम नंबर 1 है पॉपुलेशन में चाइना से अपने करके। तो वो एक कंट्री जिसके सामने ये पूरा प्रॉब्लम आ चुकी है, उसका तजुर्बा सामने है। तो इशू ये है कि अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे, जो भागवत जी ने कहा है, एक स्टेज आज हम कहते हैं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन काफ़ी है, हम एक नौजवान देश हैं। चलिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे आगे हो सकता है हमारा नौजवान देश ना रहेगा ये, जैसे अगर टीएफआर गिर गया, मतलब भागवत साहब जो कह रहे हैं उसको अमल में लाया जाना चाहिए। तो उसको देखते हुए पॉलिसी इंटरवेंशन करना जरूरी है। भागवत जी की बात को सरकार को सीरियस लेना चाहिए। इसको ऐसे नहीं देना चाहिए कि सरकार की पॉलिसी से खिलाफ भागवत जी बोल रहे हैं। भागवत जी सरकार को एक हिंट दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, आप इसको गौर करिए और इसको रिवाइज करिए। अब जरा सा आप जान लीजिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 1.45, 145 करोड़ से ज्यादा। दूसरे नंबर पर चाइना है 141 करोड़ के आसपास। तीसरे नंबर पर यूएस है, अमेरिका है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन 20 करोड़। पूरी दुनिया में 17.78% जो टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है वो हिंदुस्तानियों का है, और पाकिस्तान की अगर आप देखेंगे तो 3.08 के आसपास आता है। लेकिन जब भी जनसंख्या की बात होगी तो बात इकोनॉमी की भी ज़रूर होगी, जिसकी तरफ इशारा किया भी गया था। जावेद साहब ज़रा समझाइए कि जो देश का जो एसेट है, जो संपदा है, सेंट्रल के पास जो पैसा है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है जनसंख्या के एतबार से। एक सवाल ये भी पूछा गया कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए क्या कोई मदद भी की जाएगी? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चूँकि इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हालिया बयान है और उस बयान को ले करके जो रिएक्शन आया इकोनॉमिक्स का या जो पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट का, उसमें मतलब कई सारे सीनियर इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये जो बयान है कि हमारा पॉपुलेशन डिके हो जाएगा या हम जो है रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ जाएंगे, वो मिसप्लेस्ड है। मतलब उसका कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक आर्गूमेंट नहीं है। रहा मामला ये कि जो इसका मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, जैसे हमने कहा कि हम लोग एक यंग जो है कंट्री हैं, तो उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अभी मौजूदा पॉपुलेशन हमारी है उसका कैसे हम अच्छा ट्रेनिंग, कैपेसिटेशन, उसको कैसे हम जॉब से जोड़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे इकोनॉमिक मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन करके इंस्टीट्यूशन है, जो कि वो जो भी हमारे पैसे टैक्स या नॉन टैक्स से इकट्ठा होते हैं, उसको वो सेंटर जो हमारा केंद्र है और जो राज्य है उसके बीच में बंटवारा करता है और फिर उसको राज्यों के बीच में बांटा जाता है। तो राज्यों की पॉपुलेशन से उनके पैसे तय होते हैं? जी, उसमें वेटेज जो है बहुत सारे क्राइटेरिया को रखा गया है। एरिया है, पॉपुलेशन है, फॉरेस्टेशन है, इकोनॉमिक गैप है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन भी क्राइटेरिया है और पॉपुलेशन का वेटेज जो है वो 15% रखा गया है। तो उसको लेकर के जो साउथ की स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन के फ्रंट पे अच्छा काम किया है, लेकिन चूंकि आबादी नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो नहीं घटा पाए हैं, इसलिए जो वेटेज 15% रखा गया है उसकी वजह से रिसोर्सेज उधर ज़्यादा मोबिलाइज हो रहे हैं और हम लोग उसके लिए पेनलाइज्ड हो रहे हैं। तो एक तरह से ये इकोनॉमिक इशू है, बट पॉपुलेशन जो है, मेरा मानना ये है कि ओवरऑल मतलब अगर 2 से 3 पर बच्चे जाएंगे परिवारों के, तो एक लोड सरकार पर बढ़ेगा, देश पर एक वजन बढ़ेगा। जी, ठीक है, इकोनॉमी के एतबार हाँ, नहीं मतलब लोड बढ़ेगा, लेकिन ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ना, अगर इसको हम ये बात प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा एसेट भी है वो साथ में। और मैं जस्ट एक और आपसे मतलब एग्जांपल के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी इकोनॉमी में जो 3 बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएं जैसे चाइना ने किया, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया। अब हमारे टोटल जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है वो कोई 17-18% है। जो बड़ा सेक्टर इनकम जनरेट कर रहा है वो सर्विस सेक्टर, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और अभी जो जहां गुंजाइश है वहां हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और एग्रीकल्चर को लेकर के हम ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हमारा यूथ एग्रीकल्चर की तरफ वापस नहीं जाना चाह रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए
कि हमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए विथ ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन इकोनॉमी के एतबार से हम तो हमारे 3 वाला फॉर्मूला भी अच्छा है, मतलब ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन होगा, आप है। उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डिबेट डिस्कशन का इशू है ये। ठीक है, हाँ। ठीक है। भागवत साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सामने आए और उन्होंने जो कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे आप। मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ओवैसी साहब बातचीत में थोड़ा सा अपना काउंट करना भूल गए, उनके 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। कलीमुल हफीज साहब, जरा आप ये समझाइए कि वो अपने 6 बच्चे बताने के साथ साथ मुफ्ती साहब से सवाल भी पूछ रहे हैं, भाई आपके कितने बच्चे हैं? 4 हैं तो भाई बड़ी कंजूसी की। तो क्या मुसलमानों के लिए भी कोई मैसेज था क्या इस बयान में? देखिए, मुसलमानों के स्टैटिस्टिक्स सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मुसलमानों की हिंदुस्तान में 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा आबादी है। अंडमान निकोबार में, सॉरी वो जो लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम है, और जम्मू कश्मीर में 66% मुस्लिम है। जम्मू कश्मीर का फर्टिलिटी रेट TFR जो है वो 1.4 है, जो नेशनल एवरेज से बहुत नीचे है। माइनस में चला गया। जी, और जो लक्षद्वीप है उसका 1.6 है। तीसरा, उसके बाद आता केरला, केरला का भी 1.68 है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जिसमें 33% मुसलमान है, 29% मुसलमान है, उसका भी नेशनल एवरेज से कम है, 1.75 या 1.8 के आसपास। आसाम जरूर है 2.2। तो इसलिए ये तो मिथ खत्म हुआ कि मुसलमान पहले से। ये सारा डेटा सपोर्ट कर रहा है मुसलमानों के स्टैट्स को, फिर इतनी बातें मुसलमानों के खिलाफ कैसे होती रही? और ये डाटा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार के नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का है, नंबर 1। नंबर 2, मजेदार बात दूसरी ये है कि जो राज्य का जिनका TFR 3 से ज्यादा है, वो सबसे ऊपर है बिहार, उसका 3.3 है। उसके बाद है यूपी जिसका 2.7 है। उसके बाद है आसाम जो 2.2 है। ये सब बीजेपी शासित राज्य हैं। मोहन भागवत जी को उनको कहना चाहिए कि भाई आप 2.1 पे लाइए, आप अपनी पॉलिसी बनाइए, और इसी पॉलिसी और लक्षद्वीप वाले आप आगे आइए थोड़ा। लक्षद्वीप वालों को कहें आप उन्हें इंसेंटिव दें, जम्मू कश्मीर को इंसेंटिव दें, और इनको जो है वो बर्थ कंट्रोल कराएं ताकि इकोनॉमी बैलेंस हो। दूसरी बात जो लोग इसको गौर नहीं करते, केरला का आखिर डाउन क्यों है और बिहार का आखिर ऊपर क्यों है? वो उसकी वजह ये है, एजुकेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी, उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज। जो केरला का जो हेल्थ सर्विसेज इंडेक्स है वो नेशनल एवरेज के बराबर है, जबकि ये जो बिहार का जो हेल्थ सर्विसेज है वो 120th टाइम पर है। तो 20 गुना कम जहां हेल्थ सर्विसेज होंगी, जहां गरीबी होगी, जहां अशिक्षा होगी, वहां पे TFR ज्यादा होगा। और एक और मजेदार आंकड़ा है, वो भी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का है, कि एक अनपढ़ महिला के बच्चे और एक पढ़ी लिखी महिला के बच्चों में एक बच्चे का फर्क है। यानी अनपढ़ महिला का TFR 3.3 है और पढ़ी लिखी महिला का TFR 2.3 है। यानी एक बच्चे का डिफरेंस है अनपढ़ में और पढ़ी लिखी में। तो इससे यह साबित होता है कि जहां जहां अशिक्षा है वहां वहां आबादी ज्यादा है। तो अगर भारत सरकार को भी पॉलिसी बनानी है तो ये धर्म ना देखे, जैसे भी हमारे ख्वाजा शाहिद साहब ने भी कहा, इसके लिए जो फैक्टर्स हैं, जो रिलेवेंट फैक्टर्स हैं, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, इसको जो है पॉलिसी बनाए, इसको ध्यान में रख करके। और यकीनन ये एक बड़ा मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है और सीरियस मुद्दा है। इसको सियासत में बांट के धर्म में के चश्मे से देखकर आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मुल्क से मोहब्बत तभी होगी जब आप ईमानदाराना बात करेंगे। योगी जी लाए थे बर्थ कंट्रोल बिल,
2021 में उन्होंने कहा 2 चाइल्ड से ज़्यादा जिसके होंगे उसको ये सब्सिडी उसकी छूट छीन ली जाएंगी। तो पता ये चला 50% जो बीजेपी के एमएलए हैं उन्हीं के 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए डर की वजह से वो ड्राफ्ट बिल ही उन्होंने वापस ले लिया। तो यानी जो राष्ट्रीय मुद्दे जिनसे देश की अर्थव्यवस्था, देश की प्रगति जुड़ी हुई है, उसको आप इस दबाव में रोक लेंगे कि आपके एमएलए उसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे आके मोहन भागवत जी को चाहिए कि अपनी बीजेपी को या सरकारों को ये कहें कि बिना किसी मतलब घर नुकसान से रखे चीजों को ठीक करें पहले अपना घर ठीक करें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में इस घर की बैकडोर है। ठीक है। सवाल और ये बार बार पूछ रहे हैं लोग कि भाई अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उनके लिए एजुकेशन, उनके लिए रोजगार, उनके लिए और सारी चीजें। जरा संजय सिंह साहब को सुन लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले आरएसएस के लोगों की तो लिस्ट जारी करें, किसके कितने बच्चे हैं। हम लोग भी तो पता लगाएं किसके कितने बच्चे हैं। आप देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है पता है आपको। उनकी शिक्षा का इंतजाम कौन करेगा, उनके पढ़ाई का इंतजाम कौन करेगा, उनके जीवन यापन का इंतजाम कौन करेगा। आप तो कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, बच्चों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ इंतजाम किया आपने। भारत के प्रधानमंत्री सभाओं में कहते हैं गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस सरकार की सोच शमशान बनाने की है, स्कूल अस्पताल बनाने की नहीं है, रोजगार देने की नहीं है, वो कैसे कह रहे हैं कि बच्चे, भाई बच्चे किसने कितने पैदा किए, बीजेपी वालों ने लिस्ट जारी कीजिए आप। जावेद साहब, जब आबादी बढ़ेगी, अब जरा सा अगर आप बता पाएं कि हम दो हमारे 2 से हम दो हमारे 3 अगर हुए तो कितना जो है बजट अलग से एलोकेट करना पड़ेगा उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको और जो संसाधन चाहिए होंगे, अस्पताल, सारी चीजें। मैं आपको यहाँ जिस तरफ संजय सिंह इशारा कर रहे हैं। जी, मैं आपको यहाँ पे एक डेटा दूंगा, चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो इनके लिए काफी अच्छा होगा ये सुनना। 1967 में कोठारी कमीशन ने ये कहा कि हमारे तालीम पे, एजुकेशन पे जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसने भी कहा 6% खर्च होना चाहिए। अब अगर बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि कितना खर्च हो रहा है, सरकार पैसा कितना खर्च कर रही है, हम सिर्फ जीडीपी का 3% खर्च कर पा रहे हैं। 50% पे आ गए। 50% पे आ गए। अब हेल्थ पे आते हैं। जो बड़े इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, WHO या दूसरे जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हेल्थ पे कम से कम 3% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए। अब आपके दिमाग में फिर ये सवाल आ रहा होगा कि अभी कितनी है? अभी कितनी है? अभी हम हार्डली जो है न्यूट्रिशन और सारे कंपोनेंट को जोड़ करके 2 भी नहीं पहुंच रहे हैं, 1.25 के आसपास है। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यंगस्टर्स है उसको ये कहना चाहिए कि जो ऑलरेडी पॉलिसी कमिटमेंट है पब्लिक स्पेंडिंग या खर्चे को लेके या बजट को लेके, पहले सरकार उसको तो पूरा करे। इनमें कितने ऐसे बच्चे होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे होंगे, जिनको बहुत ज़रूरत होगी स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो बहुत ही थोड़ा है, 1000 रुपये भी महीने का नहीं है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने इतना सारा बना रखा है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार जो है वो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, लोगों को रोज़गार से जोड़े, जो हमारी मतलब एजुकेशन पे स्पेंडिंग है उसको बढ़ाए। उसको स्पेंडिंग अगर बढ़ाएगी तो अच्छे इंस्टीट्यूशन खुलेंगे। प्राइवेटाइजेशन में लोग जो है हाई जो है फीस दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन की वजह से, जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसकी वजह से लोगों पे बर्डन बढ़ रहा है। मतलब तो ये भी हुआ कि भागवत साहब पहले ये कहते कि भाई एजुकेशन का बजट बढ़ाइए, हेल्थ का बजट बढ़ाइए। बिल्कुल उस पे तो भागवत साहब को भी कहना चाहिए, और जो हमारे ये नौजवान बैठे हैं इनको ये मुद्दा जो है इलेक्शन में लाना चाहिए कि आप अगर हमसे वोट मांगने आ रहे हैं, हम 18 साल के। चलिए इन नौजवानों को शामिल करते हैं इस बातचीत में। भाई आप लोगों के पास कोई सवाल है तो अपने सवाल तैयार करिए और मुझे अपना नाम बताइए। और सवाल किसके पास सवाल है भाई? नाम बताइए और सवाल छोटा सा। सर मेरा नाम शुभम राय है और सर मेरा सवाल ये है कि सर मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के कारण इलीगल इमाइग्रेशन भी तो हो सकता है सर, जो सर कहते हैं कि बांग्लादेश से हो रहा है। मतलब मैं उस पे इनका शुभम का जवाब दूंगा। माइग्रेंट्स आ रहे हैं सीमा पार करके। इसका जावेद साहब जवाब देंगे। मैं बता दूं इसके आंकड़े जो हैं इसके खिलाफ है। माइग्रेशन का कितना परसेंटेज है और जो नहीं, उस पे एक सवाल तो ये पूछा जाता है ना कि होम मिनिस्ट्री के पास सारे बॉर्डर नहीं, वो भी सारे बॉर्डर की बात है। और ये जो बॉर्डर स्टेट हैं, बंगाल है या आसाम है, बांग्लादेश की तरफ जा रहा हूँ मैं अगर, पाकिस्तान की तरफ से तो पूरा बॉर्डर सील किया हुआ है, हमने सील किया हुआ है, पूरा बॉर्डर सील है, फेंसिंग की हुई है पूरा बॉर्डर पाकिस्तान वाला। तो अपना इधर का बॉर्डर सील नहीं है, इतना बांग्लादेश का बॉर्डर सील नहीं है। तो माइग्रेशन का इम्पैक्ट जो है वो मुश्किल से 0.1% भी नहीं होगा पूरे इम्पैक्ट पे अपने करके, नहीं बहुत मिनिमल जिसको बात। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है, ये वही मुद्दे हैं जो पॉलिटिकलाइज करके आप लोगों के जहन को, हम लोगों के जहन को ख़राब करने की बात की जा रही है। वैसे साहब ने कह दिया कि मेरे 5-6 बच्चे हैं, उस सोच को आप नेशनल सोच में मत कन्वर्ट करिए,
उस सोच को पूरे समुदाय पर मत कन्वर्ट करिए। वो सोच अगर किसी एक बंदे की अगर है और वो पूरे आंकड़े बता रहा है, एसवाई कुरैशी साहब की किताब का भी आपके सामने हवाला किया, आप जिन बच्चों के माइंड में शुबा हो वो किताब पढ़िएगा आप लोग, पढ़िए। वो उन्होंने उसका एक स्टेप जो है हिंदी में भी निकाला है। तो उन्होंने पूरे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर से बात करके पूरे दिनेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके पूरे बताया कि सैकड़ों साल तक ये नहीं हो सकता कि मुसलमानों की पॉपुलेशन यहाँ इतनी बढ़ जाए कि वो हिंदुओं से आगे बढ़ जाए, सैकड़ों साल। और कोई सवाल किसी के पास? नाम बताएं और जल्दी से सवाल। हाँ, मेरा नाम जाबिर हुसैन है। ये पॉलिटिशियन जो ऐसे बयान देते हैं कि 2 से नहीं 3 करना चाहिए, शादी कोई और करते हैं, उनके हस्बैंड वाइफ कोई और होते हैं और ये बताते हैं कि 2 से 3 करना चाहिए। जितने इतने पॉपुलेशन हो गए हैं, जो इतने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उसके देखभाल के लिए, उसकी अच्छी तालीम के लिए क्या? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट है। नहीं, बहुत मतलब सवाल भी है और वो जवाब भी दोनों ही है। बिल्कुल आपने जो कहा सही बात है। वो पॉपुलेशन बढ़ाने से ज्यादा हमें रिसोर्सेज को, खासतौर से एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, ताकि जो लोग मौजूद हैं, जो यंग्स हैं, उनको कम से कम रोजगार मिले, शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवा मिले। लेकिन जिनके बच्चे नहीं है वो भी मशवरा दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो मशवरा नहीं सकते, नहीं दे सकते। तो जो इनके बच्चे हैं वही मशवरा देंगे। हो सकता है जिनके नहीं है वो ज्यादा सही सिचुएशन को समझ सकते हैं। जैसे मेरे नहीं है और मैं बच्चों पर बात कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ। सर मेरा नाम तनुष है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भागवत सर ने कहा हम 2 हमारे 3, तो ये महिलाओं पर किस तरह इम्पैक्ट करेगा? ये सामाजिक दबाव भी तो पड़ेगा। ये बहुत सही, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सही जवाब है। और देखिए महिला इसमें की फैक्टर है। महिलाओं को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए हमारे बहुत सारे पॉलिसीज बनती हैं। हाँ। मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक अनपढ़ महिला और एक पढ़ी लिखी महिला के प्रजनन दर में 1 बच्चे का फर्क है। इसलिए जरूरी है कि जो बीमारू स्टेट जिनको कहा जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे तो रिवर्स मामला है। यहाँ तो अभी बर्थ कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैकवर्डनेस है, अभी शिक्षा का वो स्तर नहीं आ पाया, वो स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और ऊपर से हम और जनसंख्या बढ़ा देंगे। तो इस बयान को भी अगर हमें देखना है, मोहन भागवत जी को पॉजिटिवली भी देखना है, तो ये इन पे नहीं लागू होगा, बिहार पे, उत्तर प्रदेश पे, असम पे लागू नहीं होगा। इस पे तो रिवर्स अभी करना पड़ेगा। हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया पे भागवत जी का बयान लागू हो सकता है, लेकिन अगेन आपको फैमिली प्लानिंग के लिए आपको एक स्टडी की जरूरत है, और उसमें महिलाओं का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक मिनट पीछे खातून से पूछिए। आधी आबादी का जो हिस्सा उनका सवाल आना चाहिए। नमस्कार सर, हिमिका नाम है मेरा। सर आपने एजुकेशन की बात की थी, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जहाँ जनरल वालों के बच्चों के 99% आ रहे हैं, उनको मनचाही सीट नहीं मिल रही, अदर कास्ट में अगर 68% सीट भी आ रही है तो उनको अपनी मनचाही सीट मिल रही है, सर ऐसा क्यों? ठीक है, आपके बगल में एक और बच्ची हुई है। हाँ, और सवाल ले लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये, अभी तो अगर सरकार देखा जाए तो यंगस्टर को पहले डेवलप करना चाहिए। हाँ। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि अभी पॉपुलेशन को बढ़ाने के उस पर ध्यान देना चाहिए। वही बात घूम फिर करके आ गया। चलिए आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। सही बात करें आप। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा सवाल ये है कि इन रियलिटी पॉपुलेशन तो विस्फोट हो रही है, हम नंबर 1 पे आ गए हैं, तो इस पे इसका जो असर सीधा एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी ये समझ नहीं पाए हैं कि हम अभी भी जनसंख्या विस्फोट समझ रहे हैं। ये जरा समझाइए इनको कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना विस्फोट हुआ है मीडिया में कि सारे बच्चों के जहन में भी विस्फोट भरा हुआ है। सच्ची बात ये है कि जो लेवल हमें पूरी पॉपुलेशन को नहीं, उसका वो बच्चा असल में इस तरीके से देख रहा है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वो तो है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि चाइना, जब हम आजाद हुए तो उस जमाने में चाइना 55 करोड़ था, हम 33 करोड़ थे। आज हम चाइना को सरपास कर गए, क्योंकि बीच में जो हमारी पॉलिसीज रही या हमारा जो व्यवहार रहा, उसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन अब हम लकीली हम उस स्टेबल पॉइंट पर आ गए, उससे थोड़े नीचे हो गए। तो अब वो वरी नहीं है हमारी। अब वरी ये है कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, और जो हमारा जो इस वक्त यूथ है, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है। अब कुछ दिन के बाद ये बुजुर्ग हो जाएगा, 30-35 साल के बाद हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, वो तो जो अभी सरकार को चाइना में दिक्कत हो रही है, जो जापान में दिक्कत हो रही है, उसकी हो रही है। अब चूंकि वक्त जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए एक फाइनल कमेंट लेते हैं शायद साहब। इनका जवाब थोड़ा सा विस्फोट का जो है ना, ओवरऑल नंबर ऑफ पॉपुलेशन नंबर तो बड़ा है, लेकिन जैसे कि आपको आंकड़े बताया गया, इसको रीजनल बेसिस पे भी आप एनालाइज करके देखिए कि आसाम में कितना है, बिहार में कितना है, तमिलनाडु में कितना है, तब आपको मालूम होगा कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क को अक्रॉस द इंडिया एक सी नहीं बनानी पड़ेगी,
रीजनल बेसिस को देखते हुए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम को, पॉपुलेशन प्लानिंग के प्लान को बनाना पड़ेगा। उसमें इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें एजुकेशन, हेल्थ के फैक्टर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए, और ये अब अगर यंगर पॉपुलेशन हमारी होगी तो हमारी एसेट भी होगी, इसको हम एसेट भी मानते हैं। दुनिया भर में हमारा डायस्पोरा काम कर रहा है, उसको हम एसेट मान रहे हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं है अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है। ठीक है। रशीद साहब, अब एक फाइनल कमेंट मुझे 1 मिनट में आपका चाहिए। सरकार इस बयान को कैसे देखेगी? क्या कुछ पॉलिसी में आप बदलाव देख रहे हैं होने वाला है? सर ये तो सरकार ही बता सकती है। आप हिस्सा रहे हैं कभी, इसलिए मैं थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ हमें 3 बच्चे और 2 बच्चों पे नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमें आइडियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जो कि अभी तक एक्सपर्ट ने 2.1 जो रिप्लेसमेंट लेवल है वही बताया है। तो हमें 2.1 को ही मेंटेन करना चाहिए, उसी के हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, जावेद साहब। हाँ, मतलब जो अभी की सिचुएशन है उसमें मेरा मानना ये है कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। वो टैक्सेस से आते हैं, नॉन टैक्सेस से आते हैं। अभी की जो हालात हैं उसमें सरकार को जो हमारा टैक्स पॉलिसी है उसको थोड़ा प्रोग्रेसिव बना के और रिसोर्सेज जनरेट करना चाहिए। जो सुपर रिच टैक्स है उसको लगाना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स है और एजुकेशन, वेल्थ टैक्स है, और उस पैसे को एजुकेशन, हेल्थ का बजट बढ़ना चाहिए। और जो बच्चे बात कर रहे हैं कि वो पेनलाइज हो रहे हैं मतलब सीटों को लेकर के, मुझे लग रहा है कि सरकार को हेल्थ और एजुकेशन इसको यूनिवर्सलाइज करना चाहिए। उसमें मतलब जो भी आए उसके लिए एक यूनिवर्सल जो है एक्सेस होना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हफीज साहब, इसमें इस बयान में के पीछे सियासत कितनी है? क्योंकि भाई राजनीति हर चीज़ को अपने तरीके से देखती है, सबको अपना वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक हरा भरा चाहिए। तो इसमें ओवैसी साहब किस तरीके से इसको देख रहे हैं और भागवत साहब के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये बयान 2, 3 और 6 ये बयान पूरी तरह से सियासी है, वरना तो ये रिपोर्ट भारत सरकार ने 2021 में ही दे दी थी। आज आखिर 2024 में क्यों डिस्कस हो रहा है? दूसरी बात, हमारे मुल्क में केरला एक ऐसा स्टेट है जिसने बर्थ कंट्रोल, एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी तीनों पे बहुत ही शानदार काम किया है। भले से वो मौजूदा सरकार जो सेंटर में है उसका वो उस पार्टी की सरकार वहाँ नहीं है, लेकिन उससे सीख करके खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम 3 पर वो पॉलिसी लागू करनी चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान से इन राज्यों में नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लोग और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, वहां और समस्याएं हो जाएंगी। बिहार का ऑलरेडी 3.3 है, अगर और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे फोकस होने की जरूरत है, फोकस होने की, रीजनल वाइज होने की जरूरत है, स्टेट वाइज इसको सोचने की जरूरत है। और ये जो बयान है जहां कहीं फायदेमंद है अगर साउथ में, तो नॉर्थ में नुकसानदेह भी है। ठीक है, ख्वाजा साहब एक आखिरी कमेंट आपका फिर शो। देखिए, पूरा इशू को संदर्भ में मैं ऐसे देखता हूँ कि हमारे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हमें दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बननी पड़ेगी। अगर हमारा केक बढ़ेगा तो हमारी पॉपुलेशन वो बराबर बढ़ पाएगा, हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमारे जो डेवलपमेंट के रेट है उसको तेज़ करना है। हमें उसके लिए देश में शांति चाहिए, पीस चाहिए, जस्टिस चाहिए, और दुनिया भर से जो हमारे बाहर के इन्वेस्टर आने वाले हैं उनको लेके आना चाहिए, ताकि रेट ऑफ ग्रोथ हमारा अगर बढ़ेगा तो ये इकोनॉमी का भी इशू है, या जो रिजर्वेशन का भी इशू बच्चों ने उठाया कि हमारे वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि सबके पास रिसोर्सेज होंगे, सबको बांटने के रिसोर्स हमारे में। तो इस बार देश को तरक्की की तरफ जाना है, ना कि इस किस्म के इशू में फंसाना, हिंदू मुसलमान के इशू में फंसाना, वो एक गलत इशू होगा, मुद्दा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। सियासत की मंजिल हुकूमत है, सत्ता है, सरकार है, और इसीलिए सियासत की नजर में सिरों की, हेड्स की कीमत होती है। एक एक सिर वोट की जरूरत है, और अब सिरों में दिमाग हो ना हो, स्याही लगाने के लिए उंगली की जरूरत है, अब हाथों की उंगलियों में कलम हो के ना हो। झंडा उठाने के लिए हाथों की जरूरत है, अब हाथों में अपना नसीब हो के ना हो। जबकि हमारा देश बहुत खुश नसीब है, हम खुश नसीब हैं कि हम एक नौजवान देश हैं, और यही लोग हमारी ताकत हैं, हमारे देश की ताकत हैं। और हम लोग सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है, चलते फिरते जिंदा इंसान है। और पहले ठीक से ये तो तय कर लिया जाए कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है या कि जनसंख्या घट रही है। देखा है जिंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। बहुत बहुत शुक्रिया।